Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel History with Samina. Dear students, today I come with the same topic, that is the nationalism in Europe, lecture part 5. So today's our subtopic is about the strange case of Britain, how UK was formed, visualizing the nation, Balkans, and nationalism and imperialism. So let's start with the first subtopic of today's lecture, that is the strange case of Britain. The strange case of Britain. In this lecture we are going to discuss how the Great Britain was formed. हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स रहे हैं उनमें हमने देखा कि किस तरीके से लाइक वेदर इट वाज जर्मनी, इटली और एनी अदर यूरोपियन कंट्री, उन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल किया अपना नेशन स्टेट बनाने में, किस तरीके से स्ट्रगल किया अपने उन कंट्री को जो डिफरेंट सेगमेंट्स या फ्रैगमेंट्स में डिवाइड किया गया था बाय डिफरेंट मोनार्क्स, किस स्ट्रगल के ज़रिए उन्होंने वो अपने जो उस कंट्री के फ्रैगमेंट्स थे वो कैसे उन मोनार्क से लिए और अपना नेशन स्टेट फॉर्म किया। लेकिन ब्रिटेन का केस थोड़ा डिफरेंट है। ब्रिटेन किसी मोनार्की के रूल के अंडर नहीं था, जो आज जिसको हम यूके के नाम से जानते हैं, द यूनाइटेड किंगडम और द ग्रेट ब्रिटेन। ये जो फॉर्म हो गया, ये इसके पीछे कोई स्ट्रगल नहीं है और न किसी मोनार्क रूल के अंडर ये था जहाँ पे लोगों ने अपना ये नेशन स्टेट फॉर्म किया। बेसिकली जो द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटेन जो है, ये ना किसी सडन रेवोल्यूशन की वजह से या ना किसी ऐसे इवेंट की वजह से जहाँ पे लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा या लड़ना पड़ा। बेसिकली जो ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड कंट्री, यूरोपियन कंट्री थी जहाँ पे सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और यहाँ पे बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स रहते थे। एंड इट वाज इन ईयर 1688 जब इंग्लैंड ने अपनी कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट बनाई, मोनार्की को ख़त्म किया, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में। तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन के ज़रिए यहाँ पे इन्होंने लड़ा एंड यहाँ पे पहले ही इंग्लिश पार्लियामेंट फॉर्म हो गया था एंड दिस वाज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री जहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। तो इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, विच वाज एक्ट ऑफ यूनियन 1707, जिसकी वजह से स्कॉटलैंड जो है, स्कॉटलैंड इंग्लैंड के साथ मर्ज हो गया और ये द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया। फ्रॉम इंग्लैंड टू द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो उसके बाद एक्ट ऑफ यूनियन 1777 के बाद जो या इंग्लैंड और वी कैन से ब्रिटेन, जो वहाँ के लैंग्वेज है, वहाँ के सिंबल्स है, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो डायरेक्टली स्कॉटलैंड पे इम्प्लीमेंट हो गया। उसका पूरा इन्फ्लुएंस स्कॉटलैंड पे इम्पोज हो गया एंड इट बिकेम डोमिनेट बाय द इंग्लिश मेंबर्स, पार्लियामेंट्री मेंबर्स, यानी कि स्कॉटलैंड पे डायरेक्टली अब ब्रिटेन की गवर्नमेंट, ब्रिटेन की ही हुकूमत चलेगी। इसके अलावा इसमें आयरलैंड को भी इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो आयरलैंड भी ग्रेट ब्रिटेन में इंक्लूड हो गया और वहाँ पे भी सेम लाइक इन स्कॉटलैंड, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड का जो इन्फ्लुएंस था वो कम्प्लीटली इम्पोज हो गया आयरलैंड में। तो ये सब कैसे हो गए? जो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 जो हुआ था बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, यानी कि स्कॉटलैंड इंग्लैंड के साथ मर्ज हो गया, इंग्लैंड के साथ मिल गया और ये द ग्रेट ब्रिटेन और द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया और यूके जिसको हम बोलते हैं वो बन गया। बेसिकली जो ब्रिटिश आइडेंटिटी थी, ब्रिटिश कल्चर था, ब्रिटिश पॉलिटिक्स था, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो ब्रिटिश का था, वो बहुत ही डेवलप्ड था, बहुत ही वास्ट था और एज़ कम्पेयर टू दीज स्मॉल कंट्रीज़ ये बहुत ही फॉरवर्ड था।
प्रोग्रेसिव नेशन था, यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। तो ये जो स्मॉल कंट्रीज़ थी तो वो ब्रिटेन के साथ इमर्ज हो गई एंड दे विलिंगली सरेंडर्ड देयर इंडिपेंडेंस एंड दे वांटेड टू बी विद द ब्रिटेन और द इंग्लैंड। तो इस तरीके से यहाँ पे बेसिकली जो स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड में एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जहाँ पे कैथोलिक क्लैन और प्रोटेस्टेंट्स दोनों रहते थे। यही कॉन्फ्लिक्ट आयरलैंड में भी था, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। दो रिलीजियस कम्युनिटीज़ है क्रिश्चियनिटी की, क्रिश्चियनिटी रिलीजन जो है उसकी दो कम्युनिटीज़ है, दो सेक्ट्स है, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। तो इन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। स्कॉटलैंड पहले ही 1707 में मर्ज हो गया था ब्रिटेन के साथ, जिसकी वजह से द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ब्रिटेन और द यूके फॉर्म हो गया था, बन गया था। आयरलैंड में भी कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो चूंकि जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी का जो सेक्ट है ज़्यादा, उसकी पॉपुलेशन प्रोटेस्टेंट ही है। तो आयरलैंड में जब ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में, तो वहाँ के प्रोटेस्टेंट्स को इंग्लैंड के प्रोटेस्टेंट्स का सपोर्ट मिला और ये कंट्री भी मर्ज हो गई ब्रिटेन के साथ। और दिस ग्रेट ब्रिटेन इज नाउ इंक्लूडेड विद स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड एज वेल। तो इसके इनकॉर्पोरेशन होने के बाद डायरेक्टली जो ग्रेट ब्रिटेन है, या जिसको हम इंग्लैंड बोलते हैं, वो वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का फ्लैग, वहाँ का नेशनल एंथम, वहाँ का कल्चर, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम डायरेक्टली आयरलैंड और स्कॉटलैंड पे इम्पोज हो गया और उन्होंने विलिंगली इसको एक्सेप्ट कर दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है दैट इज़ द विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइजिंग द नेशन मीन्स यहाँ पे कंट्रीज़ को एक प्रॉपर एक इमेज दी गई, कंट्रीज़ को एक फीमेल फिगर, कंट्री को डिपिक्ट करने के लिए एक फीमेल फिगर पर्सोनिफाई करने के लिए फीमेल फिगर चूज़ की गई एंड विच लेटर बिकेम एन एलिगेरी ऑफ द नेशन। यानी कि जो फीमेल फिगर है वो एक एलिगेरी कंट्री की बन गई, जैसे हम बोलते हैं इंडिया में लाइक भारत माता। उसी तरीके से जो यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज़ है जो रेवोल्यूशन में लड़ रहे थे अपना नेशन स्टेट फॉर्म करने के लिए या अपनी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री या रिपब्लिक कंट्री बनाने के लिए, उसमें कंट्रीज़ ने हर एक कंट्री ने अपनी अपनी कंट्री के लिए, अपने अपने नेशन के लिए दे पोर्ट्रेड अ फीमेल फिगर विच लेटर केम टू बी नोन एज एन एलिगेरी ऑफ द नेशन। उसमें अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन का देखेंगे, वहाँ के आर्टिस्ट जो है दे यूज द फीमेल एलिगेरी टू पोर्ट्रेट आइडियाज लाइक लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक। अगर हम देखते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ जस्टिस, तो ये दे आर कॉल्ड द फीमेल एलिगरीज। यानी कि एक स्टैचू बनाया गया है जिससे एक जिसने एक उस फिगर से हमें वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मिलता है। जब हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखते तो उससे उस स्टैचू को देख के ही हमें पता चलता है दैट दिस बिलोंग्स टू फ्रेंच कंट्री, या ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। या स्टैचू ऑफ जस्टिस, उसी से पता चलता है नहीं ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे केसेस को हेयर किया जाता है, केसेस को डिस्कस किया जाता है, या एक जस्टिस को डिलीवर किया जाता है। तो ये स्टैचू जो है ये पर्सोनिफाई कंट्री को करते हैं। तो उसी तरीके से फ्रांस जो है, फ्रांस की जो एलिगरी बनाई गई दैट वाज कॉल्ड मैरिन। इस स्टैचू को पूरे पब्लिक स्क्वायर्स में, पब्लिक स्ट्रीट्स में रखा गया। इतना ही नहीं बल्कि वहाँ के फ्रांस के जो कॉइन्स और स्टैम्प्स थे वहाँ पे भी मैरीन इमेजेस को प्रिंट किया गया, मार्क किया गया। जिस तरीके से हमारी कंट्री में अगर हम देखते हैं अपने कॉइन्स और स्टैम्प्स में किसी एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी की पिक्चर होती है, उसी तरीके से फ्रांस में मैरीन जो है दैट मीन्स एक फीमेल एलिगेरी बनाई गई थी फ्रांस की, एक इमेज बनाई गई थी, फीमेल फिगर बनाई गई थी जो डिपिक्ट करता है ये फ्रांस है। उसी तरीके से जर्मनी की भी एक एलिगेरी बनाई गई थी विच वाज कॉल्ड जर्मेनिया।
तो ये भी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन थी, जर्मनिया एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन थी, एक ऐसा स्टैचू विच वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स एंड दीज ओक लीव्स स्टैंड्स फॉर हेरोइज्म। उसी तरीके से ये जो है दीज यूरोपियन कंट्रीज़ का जो नेशन स्टेट फॉर्म होना है, ये जो रेवोल्यूशन रहा है, इनके पीछे इन्होंने ये जो सिंबल्स क्रिएट किए गए, ये आहिस्ता आहिस्ता से वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज़ ने अडेप्ट किए। लाइक अगर हम देखते हैं स्टैचू ऑफ जस्टिस, स्टैचू ऑफ लिबर्टी सिर्फ जर्मनी या फ्रांस में ही यूज़ नहीं किया जाता है, वहाँ के पब्लिक प्लेसेस पे ही नहीं देखा जाता है, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी कंट्रीज़ है वहाँ पे हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो, स्टैचू ऑफ जस्टिस हो, वो हम देखते हैं। अगर इंडिया के कोर्ट्स, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पे हमें स्टैचू ऑफ जस्टिस मिलेगा। स्टैचू ऑफ जस्टिस जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो उसी तरीके से ये दे बिकेम गाइड फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने बाकी कंट्रीज़ के लिए, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ अंडर कॉलोनियल रूल रही हो या मोनार्की रूल रही हो, इन कंट्रीज़ ने एज अ एक गाइड एक्ट किया बाकी कंट्रीज़ के लिए कि आप इस प्रोसेस को फॉलो करके, इन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी कंट्री को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना सकते हो। तो लेकिन ये जो एक लॉन्ग स्ट्रगल रहा है रेवोल्यूशन का पूरे यूरोपियन नेशंस में, जहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी वो नेशन स्टेट्स भी फॉर्म हो गई और आहिस्ता आहिस्ता से डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ भी बन गई, और जिन्होंने वर्ल्ड में बेस्ट एग्जाम्पल्स रखी, एक पाथ बनाया बाकी कंट्रीज़ के लिए जो अंडर मोनार्की रूल और डिक्टेटरशिप और जो डेमोक्रेटिक और जो कॉलोनियल रूल में रही थी। दैट मीन्स कि डेमोक्रेसी उन कंट्रीज़ में नहीं आई थी। तो इन रेवोल्यूशंस के ज़रिए ही एक प्रॉपर गाइड मिला, स्टेप बाय स्टेप बाकी कंट्रीज़ ने फॉलो किया और अपनी कंट्रीज़ को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाई। लेकिन ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ की ये जो स्ट्रगल रही है नेशनलिज्म की, वो दैट वाज़ फॉर अ वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। कुछ कंट्रीज़ ऐसी रही जिन्होंने नेशनलिज्म के इस पाथ पे चलते-चलते अपनी इंडिपेंडेंस खो दी और वो एक इम्पेरियलिस्टिक रूल के अंडर आ गए। It was seen in the last quarter of the 19th century कि nationalism जो है that no longer retained its idealistic लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स। दैट मीन्स कि जो नेशनलिज्म है, इसकी वी कैन नॉट से कि इसकी इम्पोर्टेंस कम होगी, लेकिन नेशनलिज्म के पाथ पे चलते चलते जिन्होंने नेशनलिज्म का कंसेप्ट दिया, उन्हीं कंट्रीज़ ने बाद में दूसरी कंट्रीज़ को अपने अंडर, अपने कंट्रोल में इस तरीके से रखा कि उन कंट्रीज़ ने अपनी इंडिपेंडेंस खो दी। तो उसमें उसमें हम देखते हैं सबसे बड़ा जो था दैट वाज द टेंशन इन द बाल्कन्स। बाल्कन एक ऐसा रीजन था जहाँ पे 19th सेंचुरी में एक ऐसा टेंशन क्रिएट हो गया जिसकी वजह से वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा वार हो गया, विच इज़ कॉल्ड द फर्स्ट वर्ल्ड वार। बाल्कन में ऑलमोस्ट मोर देन 12 और 13 कंट्रीज थी, इंक्लूडिंग ग्रीस जो हमने पढ़ा था पहले ही, जहाँ पे अंडर ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ग्रीस बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम ओटोमन एम्पायर। तो उसके बाद ही बाकी जो इसकी कंट्रीज थी बाल्कन एरिया की, दे आल्सो वांटेड टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ओटोमन एम्पायर, और दे आल्सो वांटेड टू बी टू गेट सेपरेट फ्रॉम इट। ये चाहते थे कि जिस तरीके से ग्रीस एक इंडिपेंडेंट कंट्री रह रहा है, ग्रीस ने इंडिपेंडेंस ली, उसी तरीके से हम भी वंस अपॉन अ टाइम हम भी एक इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, लेकिन ये ओटोमन अम्पायर ने ज़ोर ज़बरदस्ती हम पे कब्जा कर लिया। तो यहाँ पे देखा गया कि 19th सेंचुरी में यहाँ पे रोमांटिक नेशनलिज्म क्रिएट हो गया, वो स्प्रेड हो गया, फैल गया, और बाल्कन रीजन में एक टेंशन क्रिएट हो गया, एंड इट बिकेम दिस बाल्कन रीजन बिकेम लाइक एन एक्सप्लोसिव। यहाँ पे जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज थी, जो दे ऑल्सो वांटेड दैट यूरोपियन ऑटोमन एम्पायर जो है वो डिसइंटीग्रेट होना चाहिए, और जो बाल्कन कंट्रीज है, स्मॉल बाल्कन कंट्रीज, बहुत स्मॉल स्मॉल छोटी छोटी कंट्रीज, इनको स्लैव्स भी बोलते थे,
तो ये बहुत छोटी-छोटी कंट्रीज़ थी। बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ लाइक जर्मनी थी, रशिया, ब्रिटेन, यूएसए, ये चाहती थी कि बाल्कन ओटोमन एम्पायर जो है ये इंटीग्रेट हो जाए और जो बाल्कन नेशंस है, बाल्कन नेशंस में हम कब्ज़ा करें। तो अल्टीमेटली जिसकी वजह से ये एक जेलस फॉर्म ऑफ है, जेलस एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया पूरे यूरोप में। रशिया जिस बाल्कन कंट्री पे कब्जा करना चाहती थी, उसी पे जर्मनी भी करना चाहती थी, उसी पे इटली भी करना चाहती थी, उसी पे ऑस्ट्रिया हंगरी भी। तो जिस तरीके से एक दूसरे के साथ इनके एक जेलस एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया एंड दिस बाल्कन रीजन बिकेम ए टेंशन ग्राउंड इन द यूरोप। और इसी की वजह से ऑटोमन अम्पायर जब डिसइंटीग्रेट हो गया तो यही बाल्कन कंट्रीज they came under the control of other European nations, other European countries like Germany जो ऑलरेडी नेशन स्टेट फॉर्म हो गया था, इटली जो ऑलरेडी नेशन स्टेट फॉर्म हो गया, रशिया जो पहले ही नेशन स्टेट थी ही, ऑस्ट्रिया हंगरी जो भी एक नेशन स्टेट था। तो इन्होंने इन बाल्कन कंट्रीज़ पे कब्जा कर लिया। इन्होंने एक पहले इनिशियली में इन्होंने बाल्कन कंट्रीज़ को हेल्प की ऑटोमन अम्पायर से इंडिपेंडेंट होने में। तो जो ही ये बाल्कन कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हो गई, ऑटोमन अम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया, तो इन यूरोपियन कंट्रीज़ ने बाल्कन कंट्रीज़ पे अपना कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से एक जेलस एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया और फाइनली 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। तो ये जो बाल्कन कंट्रीज़ है, यही यूरोपियन नेशंस में नेशनलिज्म तो क्रिएट हो गया, लेकिन इसी नेशनलिज्म की वजह से कुछ कंट्रीज़ ने अपनी इंडिपेंडेंस खो दी, लाइक बाल्कन्स, ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया। इस पे एक ट्रीटी साइन की गई आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार। ऑटोमन एम्पायर कंप्लीटली क्रैश हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद तो ज़्यादा ही। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो है यूरोपियन नेशंस में कंट्रीज़ दे वर फाइटिंग फॉर द नेशन स्टेट्स, दे वर फाइटिंग फॉर द नेशनलिज्म, दैट्स वाई कि चैप्टर का नाम ही है नेशनलिज्म इन यूरोप। लेकिन नेशनलिज्म तक पहुंचते पहुंचते कुछ कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने अपना नेशनलिज्म ही नहीं बल्कि अपनी इंडिपेंडेंस खो दी और वो इम्परलिस्टिक रूल के अंडर आ गए। इम्परलिस्टिक रूल लाइक जो मैंने अभी बताया कि बाल्कन्स में टेंशन क्रिएट हो गया, बाल्कन कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो गई ऑटोमन अम्पायर से। जो ही वो इंडिपेंडेंट हो गई, बाकी यूरोपियन पावरफुल नेशंस जो थे यूरोप के, उन्होंने इन बाल्कन कंट्रीज पे कब्जा कर लिया और उनके कब्जा करने से ही एक जेलस एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया और इन पावरफुल नेशंस जो थे दे बिकेम जेलस ऑफ ईच अदर। हर एक चाहता था कि बाल्कन कंट्रीज को मैं ही अपने कब्जे में कर लूं। उसकी वजह से जेलसी क्रिएट हो गई, एक राइवलरी क्रिएट हो गई और इन्होंने आपस में ही जंग या वार करना, अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से नेशनलिज्म की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई, नेशनलिज्म इन कंट्रीज़ में ख़त्म हो गया और वो डायरेक्टली इम्परलिस्टिक रूल में आ गए। सिर्फ इम्परलिस्टिक रूल में बाल्कन्स ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज़ भी इस इम्परलिस्टिक रूल के अंडर आ गए। लाइक हम देखते हैं ब्रिटेन ने इंडिया पे कब्जा कर लिया आहिस्ता आहिस्ता और वहाँ पे कॉलोनियल रूल स्टार्ट हो गया, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड इम्परलिस्टिक रूल। उसी तरीके से अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी, उसी तरीके से बाकी एशियन कंट्रीज़ में भी इम्परलिस्टिक रूल स्टार्ट हो गया। नाउ पहले मोनार्की रूल था, मोनार्की रूल को ख़त्म करते करते लोग नेशनलिज्म के पाथ पे चले। सम कंट्रीज अटेनेड द नेशनल दिस इंडिपेंडेंस और कुछ कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने नेशनलिज्म मूवमेंट को फॉलो करते करते अपनी इंडिपेंडेंस ही खो दी एंड इंडिपेंडेंस खोने के बाद वो अब इम्परलिस्टिक रूल में आ गए। फिर इम्परलिस्टिक रूल के दीज कंट्रीज वर फाइटिंग फॉर अगेंस्ट दिस इम्परलिस्टिक रूल ओवर डेकेड्स। कुछ कंट्रीज ऐसी थी जहाँ पे जिनको 100 साल भी लगे इस इम्परलिस्टिक रूल को के खिलाफ लड़ने में और अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंट करने में फ्रॉम दिस इम्परलिस्टिक रूल। किसी किसी कंट्री को 50 साल लगे, किसी कंट्री को 200 साल भी लगे। अल्टीमेटली वी कैन से कि जो ये रेवोल्यूशन रहा, रेवोल्यूशन ने एक पाथ तो दिया, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने नेशनलिज्म को अटेन करने के लिए अपनी इंडिपेंडेंस खो दी एंड दे बिकेम अंडर द रूल ऑफ इम्पेरलिज्म। तो फिर एंटी इम्पेरलिस्टिक मूवमेंट स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से फिर से नेशनलिज्म
जो है राइज ऑफ नेशनलिज्म हो गया। जैसे इंडिया की एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पे ये पहले मोनार्की रूल था मुगल्स के टाइम, उसके बाद फिर लोग उसके खिलाफ लड़े, उसके खिलाफ लड़ते लड़ते ब्रिटिशर्स ने उसी का मौका उठाया और ब्रिटेन ने इंडिया पे एम्परलिस्टिक और कॉलोनियल रूल की स्टार्ट किया। तो लोग उसी कॉलोनियल रूल के खिलाफ लड़ते लड़ते, दैट मीन्स इट गिव राइज टू नेशनलिज्म, एंड फाइनली the people fought against this imperialistic rule and they got make their country an independent country. So this was all about the chapter, but don't forget to share and subscribe my YouTube channel History with Samina. Thank you.